हो गया। तो बेटा हम लोग अब ये वाला ऑल्टरनेटिंग करंट में दो का कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं। व्हेन एन इंडक्टर एंड ए रजिस्टर इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स, ये एक रजिस्टर है, ये एक इंडक्टर है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया और फिर इसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया। अब हमें इसके लिए ई की इक्वेशन, आई की इक्वेशन, फेजर डायग्राम और ग्राफ, ये चार चीज़ कवर करनी है। मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये ई वोल्टेज की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। एसी सोर्स है, इसका अलग अलग वोल्टेज होगा अलग अलग टाइम पे, तो टी टाइम पे मान लीजिए ई वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। उस वक्त ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है पोटेंशियल 0, पॉजिटिव है ई, और सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। ये आई इस आर में से भी पास होगा और इस एल में से भी पास होगा और फिर ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। हम आर के लिए पढ़ चुके हैं, अगर सिंगल आर होता, एल नहीं होता, तो इसके लिए ई की इक्वेशन बनी थी ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई की इक्वेशन बनी थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इसका फेज सेम होता है। तो आर की क्या टेंडेंसी होती है, करंट और ई दोनों का फेज सेम करना, इसकी टेंडेंसी है। इसका मतलब करंट और पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके लिए, आर के लिए, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर और करंट सेम फेज में होंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे। अब हम बात करते हैं एल की। जब सिंगल एल कनेक्ट है, केवल इंडक्टर कनेक्ट है, तो ई की इक्वेशन तो हमारे पास आई थी ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई की इक्वेशन आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ई की इक्वेशन आपके पास आई है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई की इक्वेशन आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब करंट पीछे है, ई लीड कर रहा है, ई आगे है, तो इसमें हमें ई को लीड कराना है। ई को लीड कराना है मतलब ई किस डायरेक्शन होना चाहिए, करंट से आगे होना चाहिए। आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो किसको ई लीड कराना है, ई को। तो करंट तो हमने इधर मान ही लिया, ये करंट की डायरेक्शन है, ये हम ऑलरेडी मान चुके हैं, इस तरफ है। थोड़ा सा मैं इसे नीचे दिखा देता हूँ एक बार, ये करंट की डायरेक्शन है इसमें। अब ई को लीड कराना है इसके लिए, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे कहते हैं वी एल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल। वो आई से लीड करना चाहिए, लीड वो करता है जो एंटी क्लॉकवाइज हो और 90 डिग्री से। तो करंट के कंपैरिजन में ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये लीड कर रहा है। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए, अब हमें इक्वेशन बनाने के लिए किरचॉफ रूल अप्लाई करना है। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया अपनी तरफ से, इसे मान लिया पॉइंट बी, ये सी, ये डी, और ए बी सी डी ए के लिए मैंने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया। सबसे पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी और डी से ए। तो पहले ए से बी जाने के लिए आर को क्रॉस करेंगे, मतलब माइनस वी आर, क्योंकि हमें मालूम है करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता है, ड्रॉप होता है, तो इसलिए माइनस वी आर। फिर यहाँ गए तो माइनस वी एल, और फिर बैटरी के लिए निकले तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ निकले। देखिए ए से बी जाने के लिए माइनस वी आर, माइनस वी एल और प्लस ई इजिकल टू 0। तो ई इजिकल टू आ गया वी आर प्लस वी एल, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमें पता है ये एसी सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और ऑल्टरनेटिंग करंट वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जब आप ये इक्वेशन बना लेंगे तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी इन वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर है तो वेक्टर दिखाना पड़ेगा, तो वेक्टर्स लगा दिए इस पर। ई वेक्टर इजिकल टू वी आर प्लस वी एल, कि ये वेक्टर्स हैं हमें मालूम है और हम अपनी गलती सुधार रहे हैं, हमने इसका सिंपल नोटिफिकेशन कर दिया। तो वेक्टर फॉर्म, ये लाइन लिखकर हम इसे वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। वेक्टर मतलब इसे डायरेक्शन दिखानी है, और यही डायरेक्शन इसे यहाँ पर शो करेंगे, जिसे फेजर डायग्राम कहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें करंट इधर, इसमें भी करंट इधर, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ये मैंने करंट दिखा दिया, करंट की डायरेक्शन में वी आर दिखा दिया, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने वी आर दिखा दिया, ये वी आर है। और वी एल को परपेंडिकुलर ऐसे दिखा दिया, ये वी एल है। और ये वेक्टर्स हैं
तो इन पे वेक्टर साइन लगा दिया। अब मुझे चाहिए ई की डायरेक्शन, और ई मिल रहा है वी आर वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर से, और दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ले सकता हूँ। तो ये आपके पास वी आर है, इसमें ये मैग्नीट्यूड है इसका, ये लेंथ है और ये डायरेक्शन है। तो किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस वी आर को उठा के ऐसे एज इट इज़ आगे लिख दिया, ऐसे ही वी एल को उठा के एज इट इज़ आगे लिख दिया। अब देखिए वी एल और वी आर से मिलके ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और वी एल की टेल और वी आर की टेल यहाँ कॉन्साइड कर रही है, और अगर टेल कॉन्साइड कर रही है तो इसका ये जो डायगोनल है ये इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। मतलब ये होगा वी एल वैक्टर प्लस वी आर वैक्टर, जिसे आप ई वैक्टर कह रहे हैं। तो ये ई की डायरेक्शन हो गई, और ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ई आई के कंपैरिजन में, क्योंकि आई इस डायरेक्शन में है, तो ई आई के कंपैरिजन में एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ई लीड कर रहा है। तो अगर आरएल सर्किट होगा तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से, लेकिन 90 डिग्री नहीं, किसी एंगल फाई से। मान लेते हैं एंगल फाई है, तो फाई क्या है? फाई इज एन एंगल बिटवीन ईएमएफ ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में ये एंगल है। अब देखिए मुझे अगर ई सॉल्व करना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ कि ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वी एल स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब देखिए वी आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो ये हो गया आई आर का स्क्वायर। वी एल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इसके रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्स एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, इसे एक्सएल से डिनोट करते हैं। और इस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल आएगी। आपको ध्यान है कि इंडक्टर के अंदर हमने करंट को लिखा था ई नोट बाय एक्स एल, सॉरी ओमेगा एल, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय ओमेगा एल था। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ये वी है ये आई है, तो ये आर की तरह बिहेव करेगा। किसका आर? इंडक्टर का आर। तो इंडक्टर के आर को लिखते किससे हैं हम? एक्सएल से। तो ई नोट बाय एक्सएल ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। तो ई नोट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आई नोट इंटू एक्सएल। तो वी एल की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू एक्सएल, क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये किसी टाइम टी पे वोल्टेज है, और उस टाइम टी पे करंट आई है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सएल है। तो वी एल इजिकल टू आई एक्सएल लिख दिया का होल स्क्वायर, ई इक्वल्स टू अंडर रूट आई स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले लिया, ये बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आई स्क्वायर का अंडर रूट आई बाहर ले लिया, ये बच गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई का डिवाइड किया तो ई बाई आई हमारे पास में आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, इसके और इसके कंबाइंड वोल्टेज है ई, और ये रिजल्टेंट करंट है। रिजल्टेंट वोल्टेज अपॉन रिजल्टेंट करंट वी अपॉन आई आर के इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, और जब दो फैक्टर्स हों या तीन फैक्टर हों तो उसके रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहते हैं, जेड। ये कब यूज होता है? जब दो सर्किट हो, आर एल हो, आर सी हो, या एल इंटू एल और सी का कॉम्बिनेशन हो, उसमें हम इम्पीडेंस जेड यूज करते हैं। तो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो इस आर एल सर्किट का वो जेड है, इसे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहते हैं, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसे
इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरएल सर्किट कह सकते हैं, इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट कह सकते हैं। ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो ठीक है।